रानी ने मीरा से कह दिया था कि अभिनव की नौकरी जाने वाली थी और जल्द ही इमेजिंग सिक्योरिटीज को एक नया मैनेजर ज्वाइन करने वाला था। मीरा ने यह पूरी बात अभिनव को बता दी थी, जिससे वह थोड़ा हैरान भी हो गया था। तो रानी मैडम ने बात यहाँ तक खींच दी है। जी सर, मीरा ने निराश में सांस छोड़कर कहा। इसी वजह से उन्होंने मुझे सारी अपॉइंटमेंट भी कैंसिल करने को कह दिया है। लिफ्ट रुक गई और अभिनव उसके बाहर चलकर आ गया। वैसे रानी मैम की यह बात तो सच है कि कल नया मैनेजर ज्वाइन करने वाला है यहाँ पर। अभिनव के मुंह से यह बात सुनते ही मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। क्या? पर सर, आपका क्या? तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? अभिनव ने मुस्कुरा कर पूछा। मीरा हल्की सी शर्मा गई और उसने नजरें झुकाकर कहा, मेरा मतलब आपको इस तरह से फायर नहीं करना चाहिए इन लोगों को। मैं भी इतने टाइम से आपके साथ काम कर रही हूँ। इतना तो पता ही है मुझे कि आपसे ज्यादा मेहनती शायद ही इस ऑफिस में कोई और है। अभिनव ने एक पल के लिए मीरा की ओर देखा और फिर कहा, किसने कहा कि मैं फायर होने वाला हूँ? वह अपने केबिन में जाकर चेयर पर बैठ गया। मीरा उसकी बात सुनकर काफी शॉक्ड थी। अरे, अभी आपने ही तो कहा कि कल नया मैनेजर ज्वाइन करने वाला है। ऐसा तो नहीं कि अब कंपनी में दो दो मैनेजर काम करेंगे? अभिनव ने हाँ करते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैनेजर सिर्फ एक ही होगा जो कल आएगी। जहां तक बात मेरी है तो मेरा अब प्रमोशन होने वाला है। अभिनव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। बाकी तुम बताओ, तुम्हें भी कहीं और काम करना है या फिर इमेजिंग सिक्योरिटीज में ही रहना पसंद है? मीरा एक पल के लिए अभिनव को देखती रह गई। भले ही उसके चेहरे पर अभी भी डर था, लेकिन वह अंदर ही अंदर खुश हो चुकी थी। सर, आप जहां बोलोगे मैं तो वहां काम कर लूंगी, लेकिन यह तो बताओ कि आपका ट्रांसफर हुआ किस कंपनी में है? कहीं प्रोटोन में तो नहीं हो गया? प्रोटोन का नाम सुनते ही अभिनव हंस पड़ा। हाँ हाँ, प्रोटोन में ही हुआ है। वह टाइगर जो है, उससे मेरे ठीक ठाक संबंध है और देखना, मेरे कहने पर वह उस रानी मैडम को भी निकाल देगा वहां से। मीरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपना सलाइवा घूटा और धीरे से पूछा, सर, सच में? अभिनव मुस्कुरा दिया। कम ऑन मीरा, तुम्हें लगता है प्रोटोन जैसे बड़े लोगों की कंपनी में मुझे काम मिल जाएगा? दूसरी कंपनी में हुआ है ट्रांसफर। अब वह कौन सी है और क्या करती है यह तुम्हें पता चल जाएगा। मीरा ने एक राहत की सांस ली। उसे एक पल के लिए तो लगा था कि वाकई में अभिनव अपनी बात को लेकर सीरियस था। ठीक है सर, वैसे आपको एक और बात बतानी थी। कंपनी की रिपोर्ट्स मैंने चेक की है। हमारा बिजनेस पिछले कुछ महीनों में काफी हद तक बढ़ चुका है। जहां पहले हम 2 हफ्तों के अंदर बैंकक्रप्ट होने वाले थे, आज हमारी गिनती शहर की टॉप सिक्योरिटीज कंपनी में होने जा रही है। मीरा ने एक नरम मुस्कान लाते हुए कहा, सब कुछ सिर्फ आपकी स्ट्रेटजी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। सिर्फ मेरी ही नहीं, हम सबकी पूरी टीम को कांग्रेचुलेट कर दो इसी बात पर। ओके सर, कर दूंगी। इसके अलावा आपके लिए कुछ खाने पीने का ऑर्डर? नहीं नहीं, बाद में। अभिनव ने अपना सिर हिलाते हुए ना करा और उसी वक्त पास में रखा टेलीफोन बजने लगा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, आप ऑफिस वापस आ गए? सॉरी, मैं ध्यान नहीं दे पाई। फोन की दूसरी साइड अभिनव की सेक्रेटरी टीना थी। इट्स ओके, बताओ फोन किस लिए किया? अभिनव ने पूछा। वह मिस अलाइना यहाँ आई है आपसे मिलने। अभिनव के चेहरे पर तुरंत ही मुस्कान आ गई। ठीक है, उसे कैबिन में भेज दो। अभिनव ने फोन रखा और मीरा की ओर देखा। तुम जा सकती हो। फिर मीरा सिर हिलाकर वहां से चली गई। कुछ ही सेकंड बाद कैबिन का गेट फिर से खुला और अलाइना चलकर अंदर आ गई। अभिनव गढ़वाल, मुझे मिस किया नहीं या नहीं? अभिनव भी अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर उठ गया और उसने अलाइना को चिढ़ाते हुए कहा, मिस विस तो नहीं किया, लेकिन तुम सच में बहुत ही आराम से वापस आई हो। अलाइना मुस्कुराई और कॉन्फिडेंट उसके करीब आ गई। यह बात अपने आप में ही हिंट दे रही है कि तुमने मुझे मिस किया है। कोई और समझे या ना समझे, लेकिन मैं तुम्हारा झूठ समझ लेती हूँ। अभिनव ने मुस्कुरा कर सिर हिला दिया। ठीक है बाबा, लेकिन तुमने आने से पहले फोन भी नहीं किया। कोई सरप्राइज देना चाहती थी क्या?
नहीं नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ सिर्फ एक मीटिंग के लिए अर्जेंट बेसिक्स पर आई हूँ। इटली में काम अभी भी बचा है, इसीलिए वहाँ वापस जाना पड़ेगा। अभिनव ने सर हिलाया। मीटिंग पर मीटिंग, यह फॉरेन ट्रिप तो खत्म ही नहीं हो रही। तुम्हारी ऐसा लग रहा है कि काम बढ़िया चल रहा है। हाँ, काम तो बढ़िया ही है, बट तुम्हें एक न्यूज़ भी देनी थी। अलायना चेयर खींचकर उस पर बैठ गई। अभिनव भी वापस अपनी चेयर पर बैठ चुका था। कैसी न्यूज़? ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पापा की इटली में भी कोई प्रॉपर्टी थी। अभिनव ने अपनी भौहें उठा ली। इटली में प्रॉपर्टी? पर उन डॉक्यूमेंट में तो उसके कोई पेपर नहीं निकले। पेपर तुम्हारे पास नहीं है अभिनव, कोई और आदमी उन्हें हैंडल कर रहा है। वह एक्चुअली तुम्हारे पापा की तरह ही एक बड़ा आदमी है, काइंड ऑफ माफिया। और यह प्रॉपर्टी भी पूरी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे पापा के इसमें सिर्फ शेयर्स थे। अब सीन यह है कि उन इटली वाले लोगों को भनक तो लग गई है कि टाइगर यानी कि तुम वापस आ गए हो। इनफैक्ट मैंने भी उनसे बात करके इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म कर लिया है। लेकिन लेकिन क्या? अभिनव ने पलकें झपकाई। वह इस वक्त कंफ्यूज होने लगा था, लेकिन वह लोग अभी भी इस कंफर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं है। बोल रहे हैं कि खुद ही इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर बताएंगे। अभिनव अपनी चेयर पर बैठे बैठे ही पीछे हो गया। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर अलायना की ओर देखकर कहा, वैसे वह प्रॉपर्टी क्या है? एक कंपनी है अभिनव, शूज मैन्युफैक्चरिंग की। एक्चुअली इटली की बेस्ट शूज कंपनी है वह। अलायना ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। अभिनव उस पर से नजर हटाकर अब टेबल की ओर देखकर कुछ सोचने लगा था। उसे लग रहा था कि भले ही उसने इंडिया की सारी चीज शॉर्ट कर ली थी, लेकिन फॉरेन में उसकी बाकी कंपनी का रायता अभी भी फैला हुआ था। दूसरी ओर सिंह परिवार के घर में अनन्या गुस्से में एक बैग को घूरे जा रही थी। उस बैग में कई सारे पैसे रखे हुए थे। तभी किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया और अनन्या उसे खोलने चली गई। तुम आ गई, थैंक यू। अनन्या ने चित्रा को अंदर लेते ही फिर से दरवाजा तुरंत लॉक कर दिया था। उसे डर था कि कहीं कोई बिना नॉक करे अंदर न आ जाए। क्या बात है, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? चित्रा ने अनन्या को देखते हुए कहा। उसे उसका बर्ताव आज पहले से अलग लग रहा था। अनन्या ने सांस छोड़ी और बेड पर बैठते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले कभी तनिष्क के बारे में बताया है या नहीं? चित्रा कंफ्यूज हो गई। कौन तनिष्क? देखो, तनिष्क मुझे डेट करना चाहता था, पर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। अब प्रॉब्लम यह है कि वह हमारी कंपनी में एक बड़ा इन्वेस्टर भी है और उसने अपना इन्वेस्टमेंट वापस खींच लिया है। चित्रा की आंखें बड़ी हो गई। पर तुमने उसे रिजेक्ट किया ही क्यों? आई मीन वह बंदा लिटरली एक इन्वेस्टर है यार, और तुम फिलहाल इस फटीचर अभिनव के साथ फंसी हुई हो। अब प्लीज यह मत कहना कि अभिनव के पास दिल है और ऑल द बुलशिट। तनिष्क जैसे लड़के को अभिनव के लिए रिजेक्ट करना साफ साफ पागलपंती है। चित्रा की बात सुनकर अनन्या चिढ़ते हुए बोल पड़ी, नहीं, तुम नहीं जानती कि वह तनिष्क कैसा आदमी है। अगर पूरे गुड़गांव दिल्ली में मतलबी और मक्कार लोगों की लिस्ट निकाली ना, तो तनिष्क का नाम सबसे ऊपर आएगा। वह डेट करने लायक ही नहीं है यार। रिलेशनशिप और शादी तो बहुत दूर की बात है। अनन्या की बातें सुनकर चित्रा ने परेशान होकर सांस छोड़ी और फिर उसे समझाते हुए कहा, देखो, मतलबी और मक्कार तो वह अभिनव भी है, लेकिन फिर भी तुम उसे पाल रही हो। मुझे तो लग रहा है कि तुम दोनों के बीच अब करीबियां बढ़ने लगी है। अनन्या। क्या? अनन्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वह चिल्ला उठी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे उस अभिनव से कोई प्यार या लगाव नहीं। तुम बोलने से पहले थोड़ा सोचा तो करो। शांत शांत मैं सिर्फ वही बोल रही हूँ जो मुझे महसूस हुआ है। इसमें इतना हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं है। चित्रा ने शिकायत करते हुए कहा। उसकी आवाज भी अब ऊंची हो गई थी। अनन्या ने उससे नजरें हटाकर एक गहरी सांस ली और फिर से कहा, तुम्हें कुछ भी महसूस होने लगता है? कोई चांस ही नहीं है कि मैं अभिनव के लिए फीलिंग रखने लगूंगी। उस बंदे ने पूरी जिंदगी उलट पुलट कर रखी है मेरी, और तुम्हें लगा कि मैं उससे प्यार कर बैठी हूँ? अनन्या का एक एक कण फिलहाल अभिनव के खिलाफ था, सिवाय उसके दिल के।
उसके ना चाहते हुए भी अभिनव के नाम पर उसका दिल मचल रहा था। हालांकि वह जानती थी कि उसे वाकई अभिनव से रत्ती भर भी प्यार नहीं था। अच्छा ठीक है, छोड़ो इस बात को और यह बताओ कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? चित्रा ने अपने हाथ फोल्ड करते हुए कहा। अनन्या ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर उस पैसों के बैग की ओर देखकर कहा, मेरी कंपनी को अचानक इस तनिष्क की वजह से पैसों की जरूरत पड़ गई है। मैं उस दिन भी तुमसे यही पूछना चाहती थी कि अब एलेक्स कॉर्पोरेशन को कैसे बचाऊं, पर मुझे दादाजी का भी डर था। अगर वह नाराज हो जाते तो मुझसे वापस कंपनी छीन लेते। चित्रा ने सांस छोड़ी। मतलब कुल मिलाकर बात पैसों की ही है ना? बताओ तुम्हें कितना अमाउंट चाहिए? एक प्रोजेक्ट जो कि अभी करंटली चल रहा है उसके लिए 6 करोड़ रुपए की जरूरत है। एक बार यह प्रोजेक्ट हो जाए तब इस पर रिटर्न भी काफी अच्छे आ जाएंगे। चित्रा ने अनन्या की डिमांड सुनकर सिर हिलाया और एक पल के लिए सोचा, देखो मेरे पास अभी सिर्फ 2 करोड़ रुपए ही है। तुम्हें बाकी के 4 करोड़ अरेंज करने पड़ेंगे। तुम चाहो तो एक बार चाहत से भी कुछ पूछ सकती हो, अगर वह कुछ मदद कर पाए तुम्हारी तो। चित्रा की बात सुनकर अनन्या के हाव भाव बिगड़ गए। मुझे उसका नाम तक नहीं सुनना। अगर उससे ही हेल्प लेनी होती तो मैं तुम्हें यहाँ बुलाती भी नहीं। चित्रा गुस्सा हो गई, रुचि आवाज में बोल उठी, तो फिर पूरे 6 करोड़ ही तुम अरेंज कर लो ना। मुझे 2 करोड़ के लिए भी क्यों बुलाया है यहाँ पर? अनन्या भी गुस्से से बेड से उठ गई, क्योंकि 6 करोड़ ऑलरेडी आ चुके हैं। स्वीटी, उस बैग को देखो, पता नहीं कौन आज सुबह यह बैग देकर गया और इसमें एग्जैक्टली 6 करोड़ रुपए ही हैं। क्या? चित्रा ने उस बैग की ओर देखा जिसके अंदर वाकई कई सारे नोट नजर आ भी रहे थे। उसका गुस्सा अब हैरानी में बदल चुका था। पर यह तुमने किसी से मांगे थे क्या इतने पैसे? वही तो यार, किसी से नहीं मांगे तो फिर यह आ कहां से गए? अनन्या ने चित्रा की ओर देखकर कहा। फिर उसने बैग की तरफ देखते हुए कहा, एक पल के लिए सोचा जरूर था कि चिराग से मांग लूं, लेकिन तब भी मेरा मन नहीं माना। चिराग? चित्रा ने बैग उठाकर पूछा, यह तो वही लड़का है ना जिसने तुम्हें 50 करोड़ की एक्सपेंसिव रिंग गिफ्ट की थी? और हाँ, यह तुम्हारे दादाजी के लिए भी करोड़ों रुपए की कोई घड़ी भी लेकर आया था? अनन्या ने तुरंत हामी में अपना सिर हिलाया। हाँ, वही चिराग। यह सुनकर चित्रा मुस्कुरा दी। हाँ तो बस फिर यह पैसे उसी ने भेजे होंगे। जो आदमी 50 करोड़ की रिंग गिफ्ट कर सकता है तो वह 6 करोड़ रुपए देकर हेल्प क्यों नहीं करेगा? लेकिन उसने साथ में कोई नोट या मैसेज नहीं भेजा क्या? अनन्या तुरंत ही टेबल के पास गई और उसने गिलास के नीचे रखा एक नोट उठाया। बैग में तो सिर्फ यही निकला है। इसमें जोक लिखा है, मुझे वह समझ भी नहीं आ रहा। पहले मुझे भी यह चिराग का ही काम लगा था, पर यह नोट देखकर भी और भी ज्यादा कंफ्यूजन होने लगी है। चिराग को फोन लगाने से भी पता नहीं क्यों मेरा दिल मना कर रहा है। अनन्या ने वह नोट चित्रा की ओर आगे बढ़ा दिया जो उस उन पैसों के साथ आया था। मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं हरदम तुम्हारे साथ ही हूँ। चित्रा ने उस नोट को पढ़ा और फिर वह मुस्कुराई। अरे यह चिराग ही है। उसने यह नोट एविडेंस के रूप में ही लिखा है। यह पैसे उसी ने भेजे हैं अनन्या। अनन्या ने सांस छोड़ी। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। भले ही मैंने चिराग को यह नहीं बताया था कि मुझे पैसों की मदद चाहिए, पर बातों बातों में मैंने एक बार यह जरूर बोल दिया था कि मुझे उससे एक हेल्प चाहिए थी। शायद वही बात ध्यान में रखकर उसने यह पैसे भी भेज दिए हैं। लेकिन फिर भी उसको पता कैसे चला कि मुझे एग्जैक्टली 6 करोड़ रुपए की ही जरूरत थी? चित्रा हंस पड़ी। तुम जरूरत से ज्यादा सोचती हो यार। उसने निकाल ली होगी कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत थी और फिर भेज भी दिए। मेरी बात मानो, एक आदमी अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब यह चिराग ही है। पर अब मुझे चिराग को फोन करना चाहिए या नहीं? उसे थैंक्स बोल दूं या फिर ऑकवर्ड हो जाएगा? बिल्कुल थैंक्स तो बोलना बनता है, इसमें ऑकवर्ड होने जैसी क्या बात है? चित्रा ने कहा। और हाँ, ऐसी ही बातें फोन पर नहीं की जाती। उसे पर्सनली जाकर थैंक यू कहो। 6 करोड़ रुपए देकर इतना बड़ा आदमी तुमसे सिर्फ फोन पर एक थैंक यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है।
अनन्या ने एक पल के लिए सोचा। इतने में ही चित्रा फिर से बोल उठी, तो मैं तो कहती हूँ, अब उस अभिनव से कैसे पीछा छुड़ाना है यह सोचना शुरू कर दो। चिराग ही तुम्हारे लिए बेस्ट है, तनिक से 100 गुना बेहतर और उस अभिनव से तो लाख गुना बेहतर। अनन्या ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वह चिराग से पहले ही काफी इम्प्रेस्ड थी और उसकी दी हुई रिंग लेने के बाद और भी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो चुकी थी। उसे पहले भी यह पता था कि चिराग के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह उसके लिए इतना खर्चा भी करना शुरू कर देगा। अनन्या ने अपने आप को मना लिया था कि उसे चिराग से ही प्यार था। उसने तुरंत ही अपना फोन निकाला और उसका नंबर डायल कर दिया। हेलो डार्लिंग। अनन्या ने अपना फोन लाउड स्पीकर पर कर दिया था। हेलो चिराग, तुम आज शाम फ्री हो? तुमसे मिलकर कुछ बात करनी थी। चिराग ने एक पल के लिए सोचा और बोला, एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी चल रहा था। तुम बताओ ना, क्या बात है? अनन्या ने चित्रा की ओर देखा और चित्रा ने उसे आगे बढ़ने का इशारा भी कर दिया। मैं बस तुमसे मिलना चाहती थी, और हाँ, इन पैसों के लिए भी थैंक यू सो मच। अनन्या की बात खत्म होते ही फोन पर कुछ सेकंड की चुप्पी छा गई। हेलो चिराग, किन पैसों के लिए थैंक यू? अनन्या मुस्कुराई और बोली, इन 6 करोड़ रुपयों के लिए थैंक यू चिराग। चिराग बुरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनन्या आखिर किस बारे में और क्यों बात कर रही थी। उसके हाव भाव अभी भी वैसे ही हो गए थे जब अनन्या ने पहले उसे 50 करोड़ की रिंग के बारे में भी फोन किया था। हालांकि चिराग भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसे समझ आ गया था कि अगर अनन्या उसे पैसों के लिए थैंक यू बोल रही थी, तो उसे भी मौके का फायदा उठाकर अपना बड़प्पन दिखा देना चाहिए था। अच्छा, वह पैसे? यू आर वेलकम अनन्या। और हाँ, अगर मिलना ही है तो कल कैसा रहेगा? बिल्कुल, हम कल मिल सकते हैं। अनन्या खुश हो गई थी। चिराग एक और बार झूठ बोलकर उसे इम्प्रेस करने में सफल रहा था। उसे पता था कि एक दिन शायद उसके झूठ बाहर भी आ सकते थे, लेकिन वह कॉन्फिडेंट था कि वह उस दिन से पहले ही अनन्या को अपनी बीवी बना चुका होगा। दूसरी ओर अभिनव अलायना को एक पास वाले रेस्टोरेंट पर लेकर आ गया था। उन्होंने एक वीआईपी स्वीट बुक कर लिया था ताकि वह अपनी बिजनेस रिलेटेड बातें आसानी से कर पाएं। मैं उनसे कुछ कांटेक्ट करूं या उन्हें इन्वेस्टिगेट करने दूं? अभिनव ने कहा। अलायना ने अपना जूस का एक शिप लिया और फिर गिलास नीचे रखा और बोली, मेरे हिसाब से उन्हें इन्वेस्टिगेट करने दो। तुम्हें डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करने से पहले ग्रुप के सीनियर से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही डिसाइड करेंगे कि तुम इस तरह किसी से बात कर सकते हो या नहीं। अभिनव ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और कहा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। जब प्रॉपर्टी और कंपनी मेरी है, तो मुझे उसके लिए सीनियर से क्यों बात करनी पड़ेगी? क्योंकि यह सिर्फ एक कंपनी और उसकी ओनरशिप का मैटर नहीं है अभिनव। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इसमें और भी माफिया के लोग इन्वॉल्व हैं। और फिर तुम्हें तो यह भी पता होगा ना कि इटली जैसा देश जाना ही अपने माफिया कलर के लिए ही जाता है। हो सकता है तुम्हारे पापा का भी वहां से कुछ कनेक्शन रहा हो। अभिनव ने पूछा, वैसे कितने शेयर्स होल्डर हैं टोटल इस शू कंपनी में? जहां तक मुझे याद है 3 है। वैसे अगर तुम इन लोगों के साथ पार्टनरशिप में रहोगे तो तुम्हारे लिए अगला अवार्ड जीतना भी काफी आसान होगा। अलैना की यह बात सुनकर अभिनव कंफ्यूज हो गया। उसने अपनी कॉफी का एक शिप लिया और फिर कहा, कौन सा अवार्ड? अलैना ने उसकी ओर देखा और फिर उसे एहसास हुआ कि अभिनव को अवार्ड सिस्टम के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था। उसने अपना जूस खत्म किया और फिर गहरी सांस ली और समझाना शुरू करते हुए बोली, देखो, माफिया कम्युनिटी में अवार्ड दिए जाते हैं, जस्ट लाइक फिल्म अवार्ड। लास्ट ईयर और 3 साल से पहले भी दिग्पाल ने 2 अवार्ड जीते थे। मोंटी भी ट्राई करता है, पर अवार्ड जीत पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। अच्छा, और क्या टाइटल है इन अवार्ड का? अभिनव ने पूछा। एक अवार्ड है द बिजनेसमैन ऑफ द ईयर और दूसरा द वेल्थिस्ट ऑफ द ईयर। अभिनव ने अपना सिर हिलाया और वह फिर कॉफी पीने लगा। उसे अंदाजा नहीं था कि माफिया वर्ल्ड में भी
इस तरह के अवार्ड हो सकते थे। बाकी बताओ, तुम्हारी वह बीवी कैसी है? अलायना ने अचानक एक अजीब सवाल पूछ लिया था, जिससे अभिनव के कान खड़े हो गए। अभिनव ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर कहा, ठीक है, और क्या ही कहूँ। उसे इस पल यह भी ख्याल आया कि अनन्या को वह पैसे मिले होंगे या नहीं जो उसने भिजवाए थे। वह यह नहीं चाहता था कि अनन्या को इन पैसों का सोर्स पता चले, इसीलिए उसने उस नोट पर अपना नाम भी नहीं लिखा था। अभिनव को लगा कि इन पैसों का इस्तेमाल करके अनन्या एलेक्स कॉरपोरेशन की प्रॉब्लम को सुलझा सकती थी और हरदेव को इसका पता भी नहीं लगेगा। उसके बदले में अनन्या से उसे कोई अटेंशन भी नहीं चाहिए थी। बस वह उन लोगों की मदद करना चाह रहा था जो उसे कम से कम अपने घर में तो रहने दे रहे थे। साथ ही वह उन पैसों पर कोई रिटर्न की उम्मीद भी नहीं लगाए बैठा था। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह टाइगर है और टाइगर के सामने पैसों के मामले में कोई टिक नहीं पाता था। तुमने कभी ऑथेंटिक पिज्जा खाया है? अलायना ने अचानक यह सवाल करके अभिनव को उसके मन से बाहर निकाला। पिज्जा तो खाया है, बट ऑथेंटिक क्या होता है? अलायना मुस्कुराई और बोली, कभी इटली आओ, वहां खाने को मिलेगा तुम्हें ऑथेंटिक पिज्जा। वह डिश भी वही की है, इसीलिए इंडिया में पिज्जा उतना अच्छे से नहीं बनाते फॉर सम रीजन। ठीक है, एक बार इस कंपनी का मैटर क्लियर हो जाए, फिर उस ऑथेंटिक पिज्जा की पार्टी मेरी तरफ से। अभिनव ने मुस्कुरा कर कहा और फिर अपनी कॉफी की एक और शिप ली। अलायना फिर से मेन्यू की ओर देखकर कुछ ऑर्डर करने का सोचने लगी थी। उसी वक्त अभिनव ने भी उससे एक सवाल पूछना चाहा, वैसे तुम हरप्रीत यस को जानती हो क्या? हरप्रीत यस? क्यों, क्या हो गया? अलायना ने हैरान होकर अभिनव की ओर देखा। अभिनव ने सिर हिलाया और कहा, वह किस तरह की इंसान है? सुनने में तो यही आता है कि उसको अवार्ड लेने से फुर्सत नहीं मिलती। अलायना ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, वह शायद अपने रईस बिजनेस वुमेन है, और हाँ, दिखावे में भी उसका कोई मुकाबला नहीं। अभिनव ने अपनी भौहें उठा ली। सच में? बिल्कुल, इतना घमंड है उसको। 24 घंटे बन ठन के रहेगी, चाल और बात करने के तरीके में भी कूट कूट करके एटीट्यूड है। और हो भी क्यों ना, आखिर दिक्पाल की ही तो बुआ है। अलायना ने अपनी बात कहते हुए नोटिस किया कि अभिनव के चेहरे पर गुस्सा चढ़ने लगा था। क्या हो गया अभिनव, सब ठीक तो है? यह औरत इतने सालों से अवार्ड पर अवार्ड लिए जा रही है, पर इसकी सच में इतनी औकात भी है क्या? मुझे तो गड़बड़ लग रही है। ऐसा तो नहीं कि इन अवार्ड सेरेमनीज के जज को खरीदा नहीं जा सकता? और फिर दिग्पाल भी तो अभी अभी बिजनेस की दुनिया में बहुत उड़ने लगा है, तो उसकी बुआ भी जरूर ही उनके पैसों पर ऐश कर रही होगी। अभिनव ने अपनी सारी भड़ास निकाल दी। अलायना ने उसकी ओर एक पल के लिए देखा और फिर धीरे से कहा, यह सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है टाइगर। अपने पिता की मौत के बाद तुम कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हें पता है, संजय अंकल जब जिंदा थे तब उन्होंने एक भी बार दिग्पाल को अपनी पोजीशन के आसपास भी नहीं भटकने दिया था, लेकिन उनके जाने के बाद से सब जगह बस दिग्पाल का नाम ही गूंज रहा है। अभिनव अपने पिता के बारे में सोचते हुए दुखी हो गया। उसने अलायना की ओर देखा और दुख में ही एक फीकी मुस्कान लाकर कहा, लगता है तुम्हें काफी कुछ पता है पापा के बारे में। अभिनव को अंदर ही अंदर यह बात चुभ रही थी कि वह अपने माँ बाप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। हाँ, पता तो है, अलायना ने नम मुस्कान के साथ कहा, मेरी माँ मुझे अंकल के बारे में बहुत कुछ बताया करती थी। उन्होंने ही मुझे यह भी बताया था कि कैसे हर एक अवार्ड संजय गढ़वाल का ही फिक्स हुआ करता था। अभिनव ने सिर हिलाया और अचानक उसे कुछ सूझा। अगर दिग्पाल उसके पिता की पोजीशन के पीछे लगा था, इसका मतलब यह तो नहीं कि उसके पिता की मौत के पीछे भी वही था। कहीं ऐसा तो नहीं कि राणा को दिग्पाल ने ही भेजा था। हालांकि फिर अभिनव को लगा कि राणा इतना छोटा आदमी भी नहीं था कि उसे दिग्पाल के साथ काम करना पड़े। यह थ्योरी लगभग नामुमकिन थी। तुम्हारे पापा के जाने के बाद से ही अभी तक सारे अवार्ड दिग्पाल को ही मिल रहे हैं। अभिनव, तुम्हें कुछ करना होगा।
इन अवार्ड को फिर से अपने परिवार के नाम पर करने के लिए। अलायना ने थोड़ा सीरियस होकर कहा। अभिनव ने भी उसकी बात पर सिर हिलाया। डोंट वरी, जहाँ भी बात बिजनेस और मेरे पापा से जुड़ी हुई है वहाँ मैं पीछे नहीं हटूंगा, और इस शू कंपनी के साथ भी तुम अपनी पोजीशन काफी ऊंची बनाए रख सकते हो। दिग्पाल भले ही एक बार को दिल्ली में या पूरे इंडिया में फेमस होगा, लेकिन यह शू कंपनी इंटरनेशनल है। तुम इसे हैंडल करके ग्लोबल लेवल पर खेल सकते हो। अलायना ने अभिनव को हौसला देते हुए कहा। अभिनव को भी उसकी बात समझ आ रही थी। उसने अपनी कॉफी का आखिरी सिप लिया और कप नीचे रखकर पूछा, तुम वापस इटली कब जा रही हो? इसी हफ्ते। मैं जानती हूँ तुम अभी सीनियर के साथ एक मीटिंग भी करना चाहते हो, इसीलिए मैं अकरम से बात करके वह भी शेड्यूल कर लूंगी जल्दी से जल्दी। ठीक है, अभिनव ने सिर हिलाकर कहा। उसके मन में फिलहाल कई सवाल थे उसे पूछने के लिए, पर वह अलायना को ऐसा भी महसूस नहीं होने देना चाहता था कि वह किसी पूछताछ में फंस गई है। हालांकि फिर भी उससे रहा नहीं गया और अभिनव ने अपने मन में आया एक सवाल उससे पूछ ही डाला। वैसे तुम दिग्पाल के बेटे के बारे में कुछ जानती हो? अलायना ने हैरान होकर अभिनव की ओर देखा। अभिनव ने भी उसके बदलते भाव भाव नोटिस कर लिए और उसे लगा कि अलायना के पास जरूर ही उसके सवाल का कोई तो जवाब है। अभिनव का सवाल सुनकर अलायना के भी भाव बदल गए थे। अचानक यह सवाल, मैं कुछ समझी नहीं। अभिनव ने अलायना की आंखों में देखकर कहा, बस ऐसे ही पूछ लिया। वह समझ चुकी थी कि वह इस सवाल को लेकर सीरियस था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, देखो अभिनव, वह लोग भी अपने बेटे को वैसे ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं जैसा तुम्हें मिल रहा है। दिग्पाल कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा है, नहीं तो उसके पास और कोई रीजन ही नहीं है अपने बेटे की आइडेंटिटी छुपाने का। अभिनव ने उसकी बात पर सिर हिलाया। अच्छा, पर तुम्हें कुछ आइडिया है कि वह कौन हो सकता है? नहीं, मुझे अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। बट तुम्हें भी अभी तक कोई हिंट नहीं मिली क्या? अलायना ने पूछा और अभिनव ने थोड़ा निराश होकर सांस छोड़ी। एग्जैक्टली, वह कौन हो सकता है, कैसा दिख सकता है, आइडिया लगाना भी मुश्किल है। अलायना ने एक पल के लिए सर हिलाकर सोचा और फिर धीरे से कहा, जिस जासूस को हम अपने ग्रुप में ढूंढ रहे हैं, अकरम को लगता है कि वह वही हो सकता है। लेकिन फिर प्रॉब्लम वही है ना, हमें उसकी आइडेंटिटी नहीं पता, तो किसी पर उंगली उठाना भी मुश्किल है। अभिनव ने सिर हिलाया। वह कुर्सी पर अपनी पीठ टिकाकर सोचने लगा। तुम इस पलाश को जानती हो क्या? वह कैसा दिखता है? और कुछ इसके बारे में? पलाश? अलायना कंफ्यूज हो गई और बोली, यह कौन है? अभिनव मुस्कुराया और बोला, इसीलिए तुम लोग अभी तक दिग्पाल के बेटे का पता नहीं लगा पाए। इनफैक्ट जब तक उसके क्लब या बार में अपने पैर नहीं रखोगे, तब तक तुम्हें कुछ पता चलने भी वाला नहीं है। तुम क्या बोल रहे हो अभिनव? अलायना को उसकी बातें समझ नहीं आई। अभिनव एक बार और मुस्कुराया और उसने पास आकर धीरे से कहा, अरे, दिग्पाल का बेटा है तो एक रईस बाप की बिगड़ी औलाद। अब ऐसी औलाद अपने ही बाप के क्लब या फिर बार में न जाए, यह बात हजम थोड़ी ना हो सकती है। अलायना की आंखें बड़ी हो गई। हाँ, यह बात तो है। मैं मीटिंग में सभी लोगों से यही बात करने वाला था, लेकिन अब यह बात निकल ही गई है तो पहले तुम्हें ही बता देता हूँ। झूठ बोलने के लिए सॉरी, लेकिन मुझे दिग्पाल के बेटे के बारे में पता चल गया है। अलायना हैरान हो गई। क्या सच में? अभिनव उसके थोड़ा और करीब आया और उसने धीरे से कहा, मैंने जिस पलाश का नाम अभी लिया था ना, हमें बस उसी को ढूंढना है। उस आदमी से ही दिग्पाल के बेटे के बारे में पता चल जाएगा। और अभिनव ने आगे कुछ कहने से पहले एक गहरी सांस ली और बोला, जहां तक मुझे लगता है पलाश खुद ही दिग्पाल का बेटा है। तुम इस इंफॉर्मेशन को लेकर श्योर हो अभिनव? अलायना ने अपनी आंखें छोटी करके पूछा। उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि अभिनव इतने कम टाइम में ही इतनी इंफॉर्मेशन कैसे निकाल पाया था। अभिनव ने उसके जवाब में कॉन्फिडेंट सिर हिलाया और उसी वक्त उसका फोन बजने लगा।
उसने देखा कि यह भारती का कॉल था। हेलो बेटा, मैं तुम्हारी कंपनी पहुंच रही हूँ, तुम वही हो ना? फोन की दूसरी साइड से भारती ने कहा, हाँ हाँ, मैं आसपास ही हूँ, आप आ जाइए। अभिनव ने जवाब देकर फोन रख दिया और फिर अलाइना से कहा, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, अभी मुझे जाना होगा। ठीक है, फिर मीटिंग में मिलते हैं, अलाइना ने सिर हिलाकर कहा। अभिनव को उसके ऑफिस छोड़ते हुए अलाइना ने अपने घर की ओर निकल गई। अभिनव अपने केबिन में आकर बैठा ही था कि तभी उसका टेलीफोन बजने लगा। सर, आपसे कोई औरत मिलना चाहती है। फोन की दूसरी साइड से टीना ने कहा, यह अपना नाम मिस भारती बता रही है और कह रही हैं कि यह आपको जानती है। हाँ हाँ, उन्हें अंदर भेज दो। अभिनव ने इतना कहकर फोन काट दिया। कुछ ही मिनट में केबिन के दरवाजा खुल गया और भारती अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अंदर चलकर आ गई। अभिनव अभिनव भी अपनी चेयर से खड़ा हो गया। हेलो माँ, कैसा रहा आज का दिन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? भारती मुस्कुराई, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, बस थोड़ी थक गई हूँ। तुम्हें आज की इन्फॉर्मेशन देकर घर ही जा रही हूँ आराम करने। अभिनव ने एक पल के लिए उसके चेहरे की मुस्कान को देखा और फिर कहा, आज पहली बार आपके चेहरे पर इतनी चौड़ी स्माइल, कुछ तो पक्का खास हुआ है ना? भारती ने हामी में अपना सिर हिलाया और कुर्सी पर बैठते हुए कहा, सारे जंगली फूल भी मिल गए और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स भी, लेकिन बेटा अभी भी थोड़ी चीज मिलना बाकी है। कुछ तो ऐसा सामान भी है जो ऑर्डर देकर विदेश में से इंपोर्ट करवाने पड़ेंगे, लेकिन अभी ऑर्डर करने जितने पैसे नहीं हैं। अभिनव को मन ही मन अफसोस हुआ। उसने भले ही भारती को उसकी जरूरत की लगभग सभी चीज परोस कर दे दी थी, लेकिन वह उसे डायरेक्टली पैसे देना भूल ही चुका था। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकालकर पैसे ट्रांसफर करने का सोचा, लेकिन फिर उसके मन में एक और ख्याल आया। मैं एक काम करता हूँ, आपको मेरा कार्ड दे देता हूँ, उससे आप जो मर्जी वह ऑर्डर कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। भारती ने मुस्कुरा कर सिर हिलाया और फिर पूछा, ठीक है बेटा, और हाँ, हमारी कंपनी का ऑफिस कहाँ पर है? मैं सोच रही थी सारे इंग्रेडिएंट्स वहीं पर रख दूं। हाँ, आप मेरे साथ चलो। अभिनव उसे केबिन से बाहर ले जाने लगा। टीना बाहर दरवाजे के पास खड़ी उनकी सारी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। हालांकि दरवाजा खुलते ही वह दूर हो गई और इस तरह चलने लगी जैसे वह अभी-अभी केबिन की ओर आई थी। गुड आफ्टरनून सर, आपको कुछ फाइल्स दिखानी थी, टीना ने बहाना बनाते हुए कहा। मेरी टेबल पर रख दो, बाद में चेक कर लूंगा, अभी बिजी हूँ। अभिनव ने टीना की ओर बिना देखे ही भारती के साथ लिफ्ट में चला गया। टीना ने उन दोनों को जाते हुए एक पल के लिए देखा और फिर तुरंत ही अपना फोन निकालकर रानी का नंबर डायल कर दिया। हेलो टीना, कुछ अपडेट? रानी ने फोन उठाते ही पूछा। हाँ मैम, अभिनव जस्ट एक औरत के साथ ऑफिस से निकलते हैं और उससे भी शॉकिंग न्यूज, इस औरत से पहले मिस अलाइना आई थी अभिनव से मिलने, और तो और उन्होंने फिर साथ में जाकर लंच भी किया। क्या? रानी चौंक गई, यह कैसे संभव है? अलाइना अभिनव जैसे आदमी को कैसे जानती है और फिर दोनों साथ में लंच भी करने गए? यह बिजनेस मीटिंग नहीं थी क्या? नहीं मैम, बिजनेस मीटिंग तो नहीं थी। इनफैक्ट मिस अलाइना आज पहली बार नहीं आई थी ऑफिस में, वह पहले भी आ चुकी है। अच्छा, दोनों के बीच कोई चक्कर है क्या? रानी ने इंक्वायरी करते हुए पूछा। मैम, उनके बीच किस तरह का रिलेशन है यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात कहूँ, मेरा मन यह बात मानने को रेडी नहीं है कि अभिनव कोई नॉर्मल या आम इंसान है। रानी को भी टीना की यह बात कहीं न कहीं सही महसूस हो रही थी। उसे हर वक्त यह सवाल परेशान करता था कि आखिर यह अभिनव था कौन? उसे नौकरी से निकालने की फिराक में रानी खुद अपनी नौकरी खो बैठने की कगार पर आ चुकी थी। इसी वजह से वह अभिनव के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहती थी और उसने यह काम टीना को सौंपा था। टीना कई दिनों से अभिनव पर नजर रखकर उसके बारे में रानी को खबर दिए जा रही थी। साथ ही अभिनव के कल ऑफिस नहीं आने की खबर भी रानी को टीना ने ही दी थी। रानी को महसूस होने लगा कि
अभिनव उसकी पोजीशन और पावर के बीच तंज आ रहा था, इसीलिए वह उससे नफरत करने लगी थी। इसी के चलते उसने अभिनव की शिकायत टाइगर से भी की थी, यह सोचकर कि टाइगर अभिनव को कामचोर समझकर उसे नौकरी से निकाल देगा। और तो और रानी ने टीना को भी कहा था अभिनव के खिलाफ गंदे बर्ताव की फर्जी शिकायत करने के लिए, ताकि टाइगर उस पर और भी गुस्सा हो जाए। ठीक है, तुम अपने काम पर लगी रहो और कुछ पता चले तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। रानी की बात सुनकर टीना ने फिर से हिलाया। ओके मैडम। रानी ने फिर टीना का फोन काट दिया। टीना अभी भी इस सोच में डूबी हुई थी कि आखिर यह अभिनव था कौन। दूसरी ओर अभिनव भी भारती के साथ अपनी नई कंपनी के ऑफिस पहुंच चुका था। पार्किंग लॉट में गाड़ी लगाते हुए उसने देखा कि उसके बगल में एक और गाड़ी खड़ी थी, जिसे उससे एहसास हो गया कि इंदु भी अपने काम पर लग चुकी थी। वह दोनों ऑफिस के अंदर चले गए, जहां पर इंदु अपनी डेस्क पर बैठकर कोई लिस्ट बना रही थी। हेलो, अभिनव ने इंदु के करीब आकर कहा। इंदु ने ऊपर देखा और फिर वह तुरंत खड़ी हो गई। सर आप, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, अभिनव ने सिर हिलाकर कहा। वह इंदु के काम में लगन और मेहनत देखकर खुश था। उसे कहीं न कहीं इंदु मीरा जैसी लगती थी। वह दोनों अपनी कंपनी के लिए जी जान लगा देना को तैयार थी। उसी वक्त से वह इमेजिन सिक्योरिटी छोड़ने के बाद मीरा को भी कंपनसेशन देने वाला था। सर यह मिस कौन है? इंदु ने भारती की ओर देखकर अभिनव से पूछा। अभिनव ने एक पल के लिए भूल ही गया था कि वह यहाँ उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाने आया था। तो यह है मिस भारती, यह हमारी क्रिएटिव मैनेजर है और क्रीम का पूरा प्रोडक्शन इन्हीं की देखरेख में होगा। तुम इनकी हमारे सभी एम्प्लॉय के साथ भी एक मीटिंग करवा दो, ताकि यह उन्हें जान पाए। और हाँ मिस, भारती मेरी माँ भी है, तो प्लीज ध्यान रखें, जितनी रिस्पेक्ट मुझे मिलती है उतनी ही इन्हें भी मिले। अभिनव की बात सुनते ही इंदु हैरान हो गई और उसने मुस्कान के साथ भारती की ओर देखा। वेलकम मैम, आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू बेटा। अब मुझे जरा मेरा ऑफिस और वेयर हाउस कहाँ है बता दो, सारे इंग्रेडिएंट्स के पदार्थ रखने हैं, भारती ने सिफारिश करते हुए कहा। इंदु उसका मिजाज देखकर थोड़ी हैरान थी। उसे लगा नहीं था कि अभिनव जैसे आदमी की माँ इतनी डाउन टू अर्थ होकर बात कर सकती थी। ओके मैम, वैसे कल ही एम्प्लॉय का इंटरव्यू होगा, तो आप भी पैनल में बैठकर उन्हें सेलेक्ट कर सकोगे। भारती ने मुस्कुरा कर सिर हिलाया और कहा ठीक है। इसी वक्त लिफ्ट आकर रुकी और उसमें से एक लड़की बाहर चलकर उन तीनों के करीब आने लगी। उसे आते देखकर इंदु ने मुस्कुरा कर कहा, सर यह मेरी बेटी है, यह मार्केटिंग एक्सपर्ट है और हमारी नई कंपनी की मार्केटिंग में यह कॉन्फिडेंटली हेल्प कर सकती है। हेलो सर। हेलो मैम, मेरा नाम मिताली है। उस लड़की ने स्माइल करते हुए अपना इंट्रोडक्शन दिया। मुझे कंपनी में लेना या ना लेना तो आपका डिसीजन है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैं अपने काम में अपना 100% दूंगी। अभिनव ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर इंदु की ओर गर्दन घुमाई। यह बिल्कुल तुम्हारी तरह ही बात करती है, एकदम कॉन्फिडेंट। कंपनी को ऐसे ही लोगों की जरूरत है, यह ज्वाइन कर सकती है। थैंक यू सो मच मिस्टर अभिनव। इंदु की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गई और उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उन दोनों की खुशियां देखकर भारती थोड़ा इमोशनल होने लगी थी। अभिनव मुस्कुरा कर उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसका फोन बजा। उसने फोन निकाल कर देखा तो उसे वैभवी की ओर से एक मैसेज आया था, जिसमें उसने मिलने वाली जगह का एड्रेस भेजा था। उसका मैसेज पढ़कर अभिनव को अब थोड़ा थोड़ा समझ भी आने लगा था कि वैभवी उससे मिलना क्यों चाहती थी। सुबह फोन करते वक्त भी अगर वैभवी नशे में नहीं होती या फिर डायरेक्टली अभिनव से भी किसी जॉब के लिए ही रिक्वेस्ट करती, तो अभिनव एक बार को तभी उसे हायर भी कर लेता। हालांकि जिस तरह का एड्रेस और मिलने का टाइम वैभवी ने उसे भेजा था, अभिनव समझ चुका था कि उसके इरादे क्या थे। वह कहीं न कहीं अभिनव को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहती थी और उसने इसके लिए कोई तरीका भी निकाल लिया था। हालांकि अभिनव को यह अंदाजा नहीं था कि उसका यह तरीका क्या था और उसके पीछे हाथ भी किसका था।
दोस्तों, वैभवी अभिनव से किस तरह की लोकेशन पर मिलेगी? वह उससे मिलकर क्या बात करेगी? क्या अभिनव उसके इरादों को समझ पाएगा या फिर वह उसकी बातों में फंस जाएगा? दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए। हमारे साथ मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।